नमस्ते। आज की इस चर्चा में हम भारतीय नदियों के भूगोल और विज्ञान के बारे में बात करेंगे। सतलुज, कोसी, दामोदर और लूनी, इन नदियों की जो भौगोलिक विशेषताएं हैं वो सच में हैरान कर देने वाली हैं। हम अक्सर नक्शे पर बस नीली रेखाएं देखते हैं, है ना? लेकिन आज उन ताकतों को गहराई से समझेंगे जो इस पूरे भूगोल को आकार देती हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले जरा इन दिलचस्प सवालों पर गौर करते हैं। क्या कोई नदी किसी विशालकाय पहाड़ से भी पुरानी हो सकती है? या क्या ऐसा मुमकिन है कि पानी से लबालब भरी हुई एक तेज बहती नदी असल में एक सूखा मरुस्थल हो? शायद सुनने में ये भूगोल के नियमों के एकदम खिलाफ लगे, लेकिन सच मानिए, आज ये सारी पुरानी धारणाएं बदलने वाली हैं। तो आज की हमारी इस चर्चा का फ्लो कुछ ऐसा रहेगा। सबसे पहले नदियों का अनूठा विज्ञान, फिर सतलुज, कोसी, दामोदर और लूनी नदियों के कुछ बेहतरीन केस स्टडीज, और अंत में बदलता हुआ भूगोल। प्रतियोगी परीक्षाओं के नजरिए से भी ये सारे कॉन्सेप्ट समझना बहुत ही ज्यादा क्रूशियल है। चलिए अपने पहले सेक्शन से शुरुआत करते हैं। 1. नदियों का अनूठा विज्ञान, सर्कुलेटरी सिस्टम और प्राकृतिक आरी। ये कहावत बिल्कुल 100% सच है कि नदियां किसी भी देश के रक्त संचार तंत्र यानी सर्कुलेटरी सिस्टम की तरह होती हैं। कुछ नदियां एकदम शांत और जीवनदायिनी होती हैं, तो कुछ इतनी ज्यादा बागी होती हैं कि वो पूरा का पूरा भूगोल ही बदल कर रख देती हैं। आज हम नदियों को सिर्फ पानी के स्रोत के रूप में नहीं देखेंगे, बल्कि इन्हें चट्टानों को काटने वाली एक प्राकृतिक आरी, सदियों पुराने व्यापारिक मार्ग और यहाँ तक कि औद्योगिकरण के शिकार के रूप में भी समझेंगे। अब बढ़ते हैं दूसरे सेक्शन की तरफ। ये हमारी पहली केस स्टडी भी है। 2. सतलुज नदी, जो पहाड़ों से भी पुरानी है, एक पूर्ववर्ती नदी का रहस्य। भूगोल में ना पूर्ववर्ती नदी या एंटीसीडेंट रिवर का कॉन्सेप्ट सच में बहुत दिलचस्प है। इसका सीधा सा मतलब है वो नदी जो उस जगह के पहाड़ या जमीन के ऊपर उठने से भी बहुत पहले से वहां बह रही थी। तो जब कहा जाता है कि सतलुज हिमालय को काटती है, तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हिमालय पहले से वहां खड़ा था और नदी ने उसे काटा, बल्कि असली बात तो ये है कि सतलुज नदी वहां पहले से मौजूद थी। अगर सतलुज के कुछ बेसिक फैक्ट्स देखें तो इसका उद्गम कैलाश पर्वत के पास राकसताल से होता है। इसकी कुल लंबाई करीब 1500 किलोमीटर है और ये शिपकीला दर्रे के पास भारत में प्रवेश करती है। एग्जाम्स के लिए ये फैक्ट्स जरूर याद रखने चाहिए, लेकिन इसकी जो असली कहानी है ना, वो इसकी भूवैज्ञानिक उम्र में छुपी है। करोड़ों साल पहले जब यूरेशियन और इंडियन टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में टकराईं, तो हिमालय मिलीमीटर दर मिलीमीटर ऊपर उठने लगा। लेकिन सतलुज नदी ने अपना रास्ता बिल्कुल नहीं बदला। जैसे जैसे पहाड़ ऊपर उठता गया, नदी के तेज बहाव ने उसे उसी रेट से काटना शुरू कर दिया। मतलब सतलुज ने बिल्कुल एक प्राकृतिक आरी की तरह काम किया। नदी वहीं की वहीं रही और उसके दोनों तरफ के पहाड़ ऊंचे होते चले गए, और इसी वजह से आज हमें ये विशाल और गहरी खाइयां देखने को मिलती हैं। पहाड़ों को काटने वाली इस नदी की कहानी के बाद अब आते हैं सेक्शन 3 पर। 3. कोसी नदी, जो अपना रास्ता खुद रोक लेती है। यहाँ हम गति और गाद के उस विज्ञान को समझेंगे जो कोसी को बिहार का शोक बनाता है। कोसी नदी के इस अनप्रेडिक्टेबल नेचर को समझने के लिए एक बहुत ही शानदार एनालॉजी है। हाईवे पर चलने वाले उस बेचैन ड्राइवर के बारे में सोचिए जो बार बार लेन बदलता है और एक्सीडेंट करवाता है। कोसी नदी का स्वभाव बिल्कुल ऐसा ही है। वो कभी भी एक तय रास्ते पर टिककर नहीं बहती, लेकिन ये उसका कोई शौक नहीं है। इसके पीछे विशुद्ध भौतिकी यानी प्योर फिजिक्स काम कर रही है। तो आखिर कोसी ऐसा करती क्यों है? इसकी शुरुआत होती है हिमालय की अत्यधिक ऊंचाई से, जहां से 7 धाराएं प्रचंड गति से नीचे गिरती हैं। इतनी तेज स्पीड के कारण वे भारी मात्रा में गाद, चट्टानें और मिट्टी अपने साथ बहा लाती हैं। लेकिन जैसे ही कोसी बिहार के समतल मैदानों में एंटर करती है, ढलान एकदम खत्म हो जाती है और पानी की गति अचानक से गिर जाती है। स्पीड कम होते ही वो सारी भारी गाद नदी के तल में जमा होने लगती है, और पता है, ये जमाव इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि नदी अपना ही रास्ता ब्लॉक कर लेती है और मजबूरन उसे अपना रास्ता बदलना पड़ता है, जिससे अचानक भयंकर बाढ़ आ जाती है। प्राकृतिक बाढ़ के इस विज्ञान से आगे बढ़ते हुए अब रुख करते हैं चौथे सेक्शन का। 4. दामोदर नदी, एक जैविक मरुस्थल। ये केस स्टडी इंसान और प्रकृति के टकराव की एक बेहद दुखद कहानी है।
दामोदर नदी की त्रासदी को गहराई से समझने के लिए पहले इसका भौगोलिक ढांचा समझना होगा। जो नॉर्मल वी आकार की घाटियां होती हैं, वो नदी के पानी द्वारा पहाड़ों को काट कर बनती हैं। लेकिन भ्रंश घाटी यानी रिफ्ट वैली नदी खुद नहीं बनाती। ये टेक्टोनिक गतिविधियों से बनती है, जब जमीन का बीच का हिस्सा धंसकर एक नेचुरल दरार बना देता है। बिल्कुल नर्मदा और ताप्ती की तरह दामोदर नदी भी प्राकृतिक रूप से बनी इसी दरार से होकर बहती है। पर्यावरण भूगोल का एक बेहद जरूरी कॉन्सेप्ट है BOD, यानी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। इसे ऐसे समझिए, जब भी किसी पानी में कचरा जाता है तो वहां मौजूद बैक्टीरिया उस कचरे को सड़ाने के लिए पानी में घुली हुई ऑक्सीजन का इस्तेमाल करते हैं। कचरे को पूरी तरह खत्म करने के लिए बैक्टीरिया को जितनी ऑक्सीजन चाहिए होती है ना, उसे ही BOD कहा जाता है। अब देखिए हुआ क्या। जो नदी कभी 1881 में ईडन नहर के जरिए पूरे इलाके को पोषित करती थी, वो धीरे धीरे छोटा नागपुर पठार के औद्योगिक और कोयला कचरे का डंपिंग ग्राउंड बन गई। बिना ट्रीट किया हुआ कचरा जब भारी मात्रा में नदी में गया तो उसे सड़ाने के लिए बैक्टीरिया ने पानी की सारी ऑक्सीजन खींच ली। BOD का लेवल इतना बढ़ गया कि मछलियों और पौधों के लिए ऑक्सीजन बची ही नहीं। आज पानी बह तो रहा है, लेकिन वो पानी पूरी तरह से मुर्दा है। और यही कारण है कि आज गिरिडीह और दुर्गापुर के बीच का 300 किलोमीटर का हिस्सा पूरी तरह से एक जैविक मरुस्थल यानी बायोलॉजिकल डेजर्ट बन चुका है। पूर्वी भारत के इस दुखद सच से मुड़कर अब चलते हैं सेक्शन 5 की तरफ। 5. लूनी नदी, जो रहस्यमयी ढंग से गायब हो जाती है। ये पश्चिम भारत के शुष्क इलाकों का अनोखा भूगोल है। भूगोल में एक टर्म है अंतःस्थलीय अपवाह या इनलैंड ड्रेनेज। ये उन नदियों के लिए इस्तेमाल होता है जो अपना सफर कभी पूरा कर ही नहीं पाती, यानी वो नदियां जो समंदर तक पहुंचने से पहले ही या तो भाप बनकर उड़ जाती हैं या जमीन के अंदर ही समा जाती हैं। हमारी लूनी नदी इसका एक परफेक्ट उदाहरण है। लूनी नदी बिल्कुल उस थके हुए मैराथन रनर की तरह है जो फिनिश लाइन यानी समंदर तक पहुंचने से ठीक पहले ही एक स्पंज के ट्रैक पर गिरकर पस्त हो जाता है। अब सोचने वाली बात यह है कि 500 किलोमीटर तक इतनी ताकत से बहने वाली नदी अचानक अपनी सारी ऊर्जा कैसे खो सकती है? तो इसका सीधा सा जवाब स्पंज इफेक्ट में छिपा है। राजस्थान और गुजरात की भयंकर गर्मी में नदी का पानी बहुत तेजी से इवेपोरेट होता है और फिर जो थोड़ा बहुत पानी बचता भी है वो कच्छ के रण में पहुंचता है। अब कच्छ का रण कोई आम समतल मैदान नहीं है, बल्कि एक रेतीला और बहुत ही ज्यादा छिद्रपूर्ण दलदल है। वहां की नमकीन मिट्टी बिल्कुल एक स्पंज की तरह बचे हुए सारे पानी को सोख लेती है। पानी के बहाव में इतनी ताकत बचती ही नहीं कि वो इस परत को पार कर सके, और नतीजा नदी समंदर से मिलने से पहले ही जमीन में गायब हो जाती है। तो चलिए अब हम इस चर्चा के अंतिम चरण पर पहुंच चुके हैं। 6. बदलता हुआ भूगोल। इन मुख्य नदियों के अलावा भी हमारा ये ड्रेनेज सिस्टम बहुत सी अद्भुत कहानियों से भरा पड़ा है, जैसे काराकोरम की श्योक नदी, जिसे मृत्यु की नदी भी कहा जाता था। खतरनाक होने के बावजूद पुराने समय में यही इकलौता व्यापारिक मार्ग थी। या फिर मुंबई की मीठी नदी को ही ले लीजिए, जो किसी ग्लेशियर से नहीं बल्कि झीलों के ओवरफ्लो होने से कंक्रीट के जंगलों के बीच पैदा हुई एक अर्बन नदी है। और चिनाब नदी, जो चंद्रा और भागा के संगम से बनती है। ये सारे उदाहरण दिखाते हैं कि हमारा भूगोल कितना विविध और जटिल है। आज की इस चर्चा को खत्म करने से पहले एक बहुत ही जरूरी विचार पर गौर करते हैं। भूगोल कोई स्थिर या स्टेबल नक्शा नहीं है जिसे बस एक बार बना दिया गया हो। जैसे जैसे ये टेक्टोनिक प्लेट्स खिसक रही हैं और इंसानी दखल लगातार बढ़ रहा है, ये नदियां कल के नक्शों को कैसे और किस रूप में दोबारा लिखेंगी? ये सच में एक ऐसा सवाल है जिस पर गहराई से सोचने की जरूरत है। इस दिलचस्प चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।